नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से आप लोगों के सामने उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र की रोचक घटनाओं का संग्रह लेके आया हूं, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आपकी बहुत सहायता करेगा और आपको अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने में पूरी मदद करेगा। तो आज हम लोग का यह तीसरा वीडियो है जिसमें लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी हम लोग देख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज क्या लाया गया है आप लोगों के लिए नया। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है विभेदों का तालमेल राजनीतिक पर प्रभाव। अब देखिए, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पे क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, कई बार क्या होते हैं कि जो विभेद हैं वो राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। तो कई बार इस विभेद के कारण कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक लोग जो हैं आपके इस विभेद का फायदा उठाते हैं। अगर हम लोग सामान्य भाषा में जानने की कोशिश करें तो समझिएगा, जैसे इलेक्शंस आते हैं, आप लोग देखते होंगे गांव घरों में जब इलेक्शंस आते हैं तो क्या लोग वोट मांगने आते हैं, तब आएंगे माई बाप वोट दे दीजिए, आप ही तो है ही हैं सब कुछ, समझे ना। पैर पकड़ लेते हैं मम्मी पापा का, दादा दादी का। मतलब उस समय नेताओं को समझ में आता है कि जो शासन की जो शक्ति है, मेन पावर किसके हाथ में है, हम यानी जनता, हमारे पास है मेन शासन की शक्ति। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने शासन की शक्ति को उन्हें दे रहे हैं कि आप कार्य कीजिए। लेकिन वो क्या करते हैं, इस विभेद, सामाजिक विभेद क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप लोग जान रहे हैं, लेकिन एक बार बोलिएगा मेरे साथ में, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलिए बोलिए। लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, भाषा, इन सभी आधारों पर जब समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है तो इससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है और इससे सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब समाज बटेगा तो क्या आप जानते हैं जो अंग्रेज थे वो क्या किए थे, भारत में आके फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाए थे। उसी तरह आजकल के राजनेता अंग्रेजों की नीति को अपना रहे हैं। वो आते हैं आप लोगों के बीच और क्या कहते हैं कि हम तो फलाने जाति का है, आप भी इस जाति के हैं, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई एक्स जाति का वो नेता है और आप भी उसी जाति के हैं, तो वो आके आपको क्या देगा, आपकी जाति की दुहाई देगा कि हम आप अपने जाति के लिए उत्थान का कार्य करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, सबका कल्याण करेंगे। यदि वो आपके धर्म का है तो बोलेगा, मान लीजिए कोई हिंदू नेता आता है आपके पास तो बोलेगा हम हिंदूवादी नेता हैं, हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। कोई मुस्लिम नेता आता है मुसलमान के पास तो बोलता है हम मुस्लिमवादी नेता हैं, हम मुसलमान के उत्थान का काम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, ढकोसला है, ये सब बस हमारा फायदा उठाया जा रहा है। वही कहता है कि किस तरह जो विभेद है वो लोकतांत्रिक राजनीति पे प्रभाव डालता है। आइए, ब्रिटिश शासन के समय से ही विभेद या जातिवाद, सांप्रदायिकता ने तत्कालीन राजनीति पर प्रभाव डाला था। जैसा कि मैंने अभी बताया, उस समय अंग्रेज क्या करते थे, बोल देते थे कि शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। देखिए स्ट्रैटेजी क्या था, कितने चालाक थे ये अंग्रेज। 350 साल ऐसे नहीं रह गए सर, 350 साल बहुत चापलूस थे आज के नेता और उस समय के अंग्रेज, ठीक ना, एकदम एक कैटेगरी के हैं। आए पहले योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, योर मैजेस्टी करते उनका दिन गया। जैसे जैसे देखा कि यहां सत्ता कमजोर होने लगी, लोग क्या होने लगे, जाति धर्म के आधार पे बंटने लगे, तो उस समय उन्होंने क्या किया, इस विभाजन का फायदा उठाया। जाके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देते थे और कहते थे कौन, मुस्लिम तोड़ा है, समझ रहे हैं। मुस्लिमों के दरगाह पे जाकर के तोड़ देते तो कहते थे कौन, हिंदू तोड़ा है। तो इस तरह से जो सामाजिक विभेद है उसका फायदा किसने, अंग्रेजों ने उठाया है। उसी तरह आज हमारे राजनेता इस सामाजिक विभेद का फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग देखें क्या हुआ, आज भी सामाजिक विभेद राजनीति के लिए महत्वपूर्ण अस्त्र बना हुआ। समझिएगा कितना महत्वपूर्ण अस्त्र है कि आजकल क्या होता है राजनीति में, जो आपका इलेक्शंस होता है उसमें कोई भी नेता बस एक जाति का प्रतिनिधि बन के जाता है, वो कहीं से जीत के भी आ जाता है। कितनी दुखद ये घटना है कि आज भारत 21वीं शताब्दी में है और आज भी हम लोग जातिवाद को लेके चल रहे हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस भारत का भविष्य हैं और आप लोगों को इस जातिवाद को खत्म करना है। और क्या करना है? एक अखंड राष्ट्र, एक राष्ट्रवाद, भारतवादी विचारधारा रखनी है। समझ रहे हैं? तो महत्वपूर्ण अस्त्र बना हुआ है। जातीयता का प्रभाव अन्य कई देशों में भी देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ये जातीयता इतना कुप्रभाव दिखा रही है, बल्कि पूरे विश्व के अन्य देशों में भी ये जातीयता या फिर ये वर्ग भेद या फिर ये सामाजिक विभेद जो है राजनेताओं की रोटी सेकने का चूल्हा बन चुका है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, आयरलैंड में किसके किसके बीच ईसाई के दो पंथ होते हैं। कितने? दो पंथ होते हैं ईसाई के, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। इन दोनों के बीच मतभेद कहां चल रहा है? आयरलैंड में। यहां से आपको क्या है, आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो हर एक लाइन को ध्यान से देखते चलना है। एक बार आप जो वीडियो में दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसका गहन अध्ययन कीजिए। इससे अधिक आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। दैट इज माय गारंटी, ये मेरा एश्योरेंस है कि इससे ज्यादा आपका बोर्ड नहीं पूछ सकता है। अगर आप इसको देखते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आइए, तो क्या है, आयरलैंड में दो पंथ थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, इन लोगों के बीच क्या है, में बटी जनता के लिए क्रमशः दो पार्टियां भी खड़ी थी। जैसे अभी हम बोले कि कोई पार्टी एक्स पार्टी कोई है आजकल जो अपने आप को हिंदूवादी बोलती है, और कोई एक वाई पार्टी है जो अपने आप को मुस्लिमवादी बोलती है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे दो पार्टियां थी, एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक यूनियनिस्ट पार्टी। एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक यूनियनिस्ट पार्टी कहां पे थी? आयरलैंड में थी, और दो जो है ईसाई पंथों का प्रतिनिधित्व करती थी, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकती थी। अब ये जाते थे नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेंट वालों के पास, बोलते थे भाई हम तो तुम्हारा उत्थान का काम करेंगे, तुम वोट हमको दो। ये लोग बुड़बक थे, मान जाते थे, इनको वोट दे देते थे। यहां कैथोलिकों के पास यूनियनिस्ट जाते थे, बोलते थे हम तुम्हारे उत्थान का कार्य करेंगे, और फिर ये उनको वोट दे देते थे। तो इस तरह वहां पे जो ये ईसाइयों का दो पंथ था, दोनों के बीच विभेद चल रहा था। और कौन कौन पार्टियां? नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी इस सामाजिक विभेद का फायदा उठा रही थी। समझ गए? अगला उदाहरण देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह जो ये सामाजिक विभेद है वो किसी राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। इसका उदाहरण यूगोस्लाविया से मिलता है। कहां से? यूगोस्लाविया। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में सामाजिक विभेद के कारण उसका क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो वो क्या होगा? यूगोस्लाविया होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूगोस्लाविया होगा। देखिए आइए, यूगोस्लाविया में सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तित होने के कारण यह कितने में टूट गया? देखिए, एक यूगोस्लाविया था मेरे प्यारे बच्चों, और किस में टूट गया? सर्बिया, यूक्रेशिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया आदि में टूट गया। सोचिए कि ये सामाजिक विभेद कितनी खराब चीज है कि जब ये सामाजिक विभेद अगर राजनीतिक विभेद में बदल जाती है तो एक देश को छोटे छोटे देशों में तोड़ सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें जो जातीयता है, इस विभेद को कभी भी, सामाजिक विभेद को हमारे जीवन में लागू नहीं करना है नकारात्मक रूप से। समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है विभेदों का लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ता है और क्या क्या उदाहरण थे। मैं अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आशा करता हूं आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और इसी तरह अगर पढ़ते चलते हैं हम लोगों के साथ, उज्ज्वल के साथ, तो आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे और अपने परीक्षा में अच्छा क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। चलिए आइए, यहां पे कुछ उदाहरण ले रहे हैं कि कैसे जो सामाजिक विभेद है कभी राज्य को एकीकृत किया है तो कभी उसको विभाजित कर दिया है और उसके पूरे शासन व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की है। आइए, सामाजिक विभेद का राजनीतिक विभेद में बदलना और स्थिति को संभालना। समझे? ये यहां पे बेल्जियम और आपका श्रीलंका, ये दो देश हैं जिनका हम उदाहरण लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि किस तरह यहां सामाजिक विभेद जो था वो राजनीतिक विभेद में बदला और कैसे वहां के राजनेताओं ने
चालाकी से अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए वहां का जो राजनीतिक विभेद था और सामाजिक विभेद था, दोनों को आपस में क्या किया, संतुलित किया और अपने राष्ट्र को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से रोका। लेकिन वही श्रीलंका के जो राजनेता थे ऐसा नहीं करते हैं, तो श्रीलंका में क्या होता है, आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। आइए पहला हम लोग बेल्जियम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में जानने से पहले क्या हुआ था, हम देखते हैं कि ये बेल्जियम आखिरकार है कहां। आइए ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका क्या है, ये आपका, एक मिनट, अरे बहुत बदमाश है ये, आप ही लोग के जैसा बहुत बदमाश है, चलते रहता है। ये क्या है, आपका यूरोप का मैप है। कहां का मैप है, यूरोप का। कहां का है, यूरोप जो एक यूरोप जो महादेश है वहां का मैप है। आइए देखना है किसको, हम लोग को बेल्जियम को देखना है कि बेल्जियम कहां है। तो यहां देखिएगा बच्चों, यहां पे फ्रांस है, कौन है, फ्रांस। यहां पे कौन है, जर्मनी। और यहां पे क्या है आपका, देखिए नीदरलैंड, ये एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है। और यहां पे है लग्जमबर्ग, ये वाला छोटा सा जो है ना, ये पिद्दू सा जो है ना, हल्का सा, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, लग्जमबर्ग। और इन सबों के बीच घिरा हुआ ये जो है बेल्जियम है हमारा। कौन है, ये हमारा बेल्जियम है। आइए ये हमारा बेल्जियम है, किससे घिरा हुआ, देखिए बेल्जियम के आपके पूर्व में जर्मनी है, बेल्जियम के पश्चिम में आपका फ्रांस है, बेल्जियम के दक्षिण में आपका लग्जमबर्ग है, और बेल्जियम के उत्तर में नीदरलैंड है। यानी बेल्जियम जो है इन यूरोपीय देशों के द्वारा चारों ओर से इन यूरोपीय देशों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं। तो बेल्जियम क्या है, एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। ये देखिए ये पूरा यूरोप है, और यूरोप के किस साइड है ये बेल्जियम, पश्चिम में है। और इसके चारों तरफ जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बेल्जियम की जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी। कहां है बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं हम लोग अपने फिर से पुराने स्लाइड पे। चलिए देखिए, तो अब बेल्जियम का कहानी सुनिए। देखिए आइए एक कहानी सुनते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम क्या था, एक पश्चिम यूरोपीय देश है। कहां का है, पश्चिम यूरोपीय देश, कौन, बेल्जियम, ठीक है। तो पश्चिम यूरोपीय एक ऐसा देश था जहां की आबादी मेरे प्यारे बच्चों 1 करोड़ से भी कम थी। यानी हमारा हरियाणा जो है ना, हरियाणा, सोचिए भारत का एक राज्य किसी देश से भी ज्यादा जनसंख्या रखता है। ऐसे ही नहीं हम लोग 125 करोड़ देशवासी हो गए हैं, समझ रहे हैं। तो यूरोप, पश्चिमी यूरोपीय देश कौन है आपका, पश्चिमी यूरोपीय देश आपका कौन है, बेल्जियम आपका पश्चिमी यूरोपीय देश है, जहां की आबादी कितनी है, 1 करोड़ से भी कम है, और जो हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। इतना हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जाने। अब जानिए वहां क्या हुआ। तो वहां मेरे प्यारे बच्चों जो बेल्जियम था, वहां फ्रेंच भाषी, डच भाषी और जर्मन भाषी, कितने, 3 भाषी लोग थे। फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। साथ में बोलिएगा, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। तो ये एक पाई चार्ट है, डायग्राम है, जिसमें हम लोग कुछ जानते हैं कि वहां जो फ्रेंच भाषी लोग थे, कौन, जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो कौन से एरिया में रहते थे, बेलोनियन एरिया में, बेलोनिया के एरिया में रहते थे। बेलोनिया एक प्रांत है बेल्जियम में जहां के लोग फ्रेंच भाषी थे। तो जो 100% जो आपका पूरा जो जनसंख्या था बेल्जियम का, उसका 40%, पूरे जनसंख्या का जो 40% भाग है वो क्या बोलता था बच्चों, वो बोलता था आपका फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा बोलता था, फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा बोलता था। कौन सी एरिया से रहता था, बेलोनियन एरिया, कौन, बेलोनिया एरिया। तो 40% जो आपके लोग थे वो फ्रेंच भाषी थे, और बेलोनिया से वो बेलोनिया एरिया में रहते थे। लेकिन ये क्या थे, समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब क्या होता है,
वैसे लोग जो धन संपत्ति से परिपूर्ण है, यानी उनके पास पैसा पूरा है और वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनका विकास हो रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। और वहीं जब हम लोग दूसरे तरफ देखते हैं तो फ्लेमिश, ये जैसे बेलोनिया एरिया है जहां कौन थे, आपके फ्रेंच भाषी लोग थे, कितने प्रतिशत, 40%। ऐसे ही फ्लेमिश एरिया जो था, इलाका जो था, वहां 59% आबादी जो थी वहां की, वो क्या बोलती थी, डच बोलती थी। क्या बोलती थी, डच बोलती थी। फिर से देखिएगा, फ्लेमिश एरिया जहां 59% आबादी कहां की, बेल्जियम की, वो कितना, वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो डच बोलते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर क्या था कि यहां के लोग समृद्ध थे और यहां के लोग पिछड़े थे। सर अब पिछड़े क्या होता है, तो पिछड़े उन्हें कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो विकसित नहीं है, मतलब जो पैसे वाले नहीं है, जो बड़े बड़े पदों पे नहीं है, समझ रहे हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो हो गया 40 और 59, कितना हो गया आपका, 99% हो गया। कितना, 99% हो गया। तो सर 1% जो था वो जर्मन बोलते थे। क्या, जर्मन बोलते थे, जर्मन भाषी लोग थे। तो अब इससे क्या हुआ, देखिए, अब ये देख लिए होंगे आप लोग, अब समझिए कि यहां हुआ क्या। ब्रुसेल्स जो है आपका, ब्रसेल्स जो है वो क्या, आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। क्या, कहां है, ब्रसेल्स है। यहां 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। तो अब समझिएगा पूरा कहानी क्या है, कि यहां क्या हुआ कि जो समृद्ध लोग थे, समृद्ध कौन थे, फ्रेंच भाषी, और पिछड़े कौन थे, डच भाषी, इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक संघर्ष उत्पन्न हो गया। किसको लेकर के, उत्थान को लेकर, विकास को लेकर के। फ्रेंच भाषी, डच भाषी लोग बोलते थे कि तुम लोग बहुत समृद्ध हो लेकिन कम जनसंख्या में हो और अत्यधिक समृद्ध हो, हम लोग इतनी जनसंख्या में है फिर भी हम लोग क्या है, पिछड़े हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, समृद्धि चाहिए, कोई भी आदमी बढ़ना चाहेगा। तो समृद्ध के चलते दोनों में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष चल रहा था। तो देखिए, फिर यहाँ के जो राजनेता थे उन्होंने क्या की, बहुत ही समझदारी का काम किया और यहाँ के संविधान में क्या किया, संशोधन किया, और दोनों जो समूह था, फ्रेंच भाषी और आपको डच भाषी, दोनों को वहां के जो शासन व्यवस्था है बराबर का दर्जा दिया। क्या किया, बराबर का दर्जा दिया। जो कम में थे और समृद्ध थे उनको भी उतना सीट, और जो पिछड़े थे और ज्यादा जनसंख्या में थे उनको भी बराबर का सीट दिया। समझ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वहां का जो सामाजिक विभेद है, किसके आधार पे, भाषा के आधार पे, वो राजनीतिक विभेद नहीं बन पाया और बेल्जियम क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बच गया। समझ रहे हैं कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा श्रीलंका, कि श्रीलंका में क्या हुआ। देखिए इसकी अवस्थिति भी देख लेते हैं हम लोग। आइए, ये देखिए हमारा एशिया का मैप है। कहां, एशिया महादेश का मैप है। तो एशिया में देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत। कौन सा भारत, प्यारा भारत, ठीक ना, सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के नीचे देखिएगा छोटा सा हमारा जो पड़ोसी राज्य है, कौन है, श्रीलंका है। तो जो इंडिया है वो पूरा एशिया का दक्षिण भाग में पड़ता है। कहां पड़ता है, दक्षिण भाग में। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा, एक दक्षिण एशियाई देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई देश। और कहां उपस्थित है, भारत के जस्ट नीचे। तो यहां पे कुछ चीज है, कुछ फैक्ट्स है जिन्हें जान लीजिए। कि देखिए, आप जब इंडिया का बड़ा मैप देखिएगा तो यहां पे क्या है, डॉट 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 टाइप का एक लाइन दिखाई देगा। वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, आदम ब्रिज है। क्या है, आदम ब्रिज। क्या है, आदम ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। हाँ सही पकड़े, वही वाला ब्रिज जिससे क्या है, वानर सेना ने बनाया था, जो हमारे पौराणिक कथाओं में जिसका उल्लेख मिलता है। इस आदम ब्रिज को राम जी के कहने पे हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने बनाया था, ताकि राम जी श्रीलंका जा करके वहां से सीता मैया को ला सके। तो आदम ब्रिज कहां है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे बीच वाला जो पानी वाला रास्ता है, यानी जो बीच में पानी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, तो सर
ये पाक जल संधि क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? ये तो है इंडिया और श्रीलंका के बीच, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम ही क्या है, पाक जल संधि, ठीक ना। अगर पूछेगा कि पाक जल संधि कहां है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। जल संधि क्या होता है थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि जब दो स्थल क्षेत्र को कोई छोटा सा पानी या फिर छोटा सा पानी का रास्ता जो है दोनों को डिटैच करता है, यानी दोनों को अलग करता है, ठीक ना, तो उसे जल संधि कहते हैं। यानी दो स्थल भाग को जब कोई पानी का क्षेत्र जो है दोनों को अलग करता है तो उसे जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि कहां है बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच। कहां है, भारत और श्रीलंका के बीच। आदम ब्रिज कहां है, भारत और श्रीलंका के बीच। जो कौन बनाया था, राम जी के कहने में बनाया गया था, यानी रियलिटी नहीं है, क्या है, हमारे पौराणिक कथाओं में उसका उल्लेख मिलता है। तो आइए वापस से आते हैं अपने पिछले स्लाइड में कि आपका क्या है, श्रीलंका क्या है, एक दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण एशिया में है, द्वीपीय देश। द्वीप का मतलब क्या होता है, जब कोई लैंड एरिया, यानी जो क्या है, ये स्थल है, स्थल भाग जो है चारों तरफ से पानी से जब घिरा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। तो श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है। इसके भारत से जो श्रीलंका है किसके थ्रू अलग होता है, पाक जल संधि के तहत के थ्रू अलग होता है। अभी बताया था मैंने पिछले स्लाइड में। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, आदम ब्रिज है। कहां है, आदम ब्रिज है। कहां है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो यहां का कहानी क्या है वो सुनिए कि श्रीलंका में देखिए दो भाषा के लोग थे, एक सिहली भाषी और एक तमिल भाषी, एक सिहली भाषी और एक तमिल भाषी। तो सिहली भाषी जो थे उनका देखिए संख्या कितना है, 74%। कितना है, 74% सिहली भाषी थे, यानी अत्यधिक जनसंख्या में थे। और जो तमिल थे वो कितने थे, आपके रेस्ट ऑफ द कितना हो गया, तमिल हो गए। यानी 100 में से 74 घटा दिएगा तो आपका हो गया, घटाइए यहां पे 6 और 10 में 7 गया 3, 36%। सॉरी माय मिस्टेक। आपको जो है 26% कौन थे, जो है तमिल भाषी थे। कितने, 26%, ठीक है। जिसमें से देखिएगा 18% जो तमिल भाषी थे उसमें से 13% हिंदू थे और 5% मुस्लिम थे। यानी 7% ईसाई, 13% हिंदू और 5% मुस्लिम थे। कौन, तमिल भाषी। तो ये यहां का डाटा है, वो समझ लिए। तो अत्यधिक जनसंख्या में कौन, सिहली भाषी, कम जनसंख्या में कौन, तमिल भाषी। तो वहां क्या हुआ दोस्तों कि वहां जब सरकार देखी कि जो सिहली भाषी अधिक है तो वो अपना वोट बैंक बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, वोट बैंक। अब ये क्या होता है सर, मतलब कितना अधिक हमको वोट मिले। अगर मान लीजिए जो सरकार है वो सिहली भाषियों के लिए क्या है, अच्छे अच्छे स्कीम्स लाएगी तो सिहली भाषी उनको वोट देंगे, तो उससे उनका क्या हो जाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएंगे, उनकी सरकार बरकरार रहेगी। और वो किसको नजरअंदाज कर दिए, वहां के जो पिछड़ा वर्ग है तमिल वर्ग को नजरअंदाज कर दिए। जिस कारण क्या हुआ, वहां एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई कि अब देखिए कोई भी सरकार है, कोई भी शासन व्यवस्था है, हर एक तबके को बराबरी का दर्जा देना चाहिए जो हमारे भारत में मिलता आ रहा है। वैसा ही कहां हुआ, बेल्जियम में भी जो कम जनसंख्या में समृद्ध है उन्हें और जो ज्यादा जनसंख्या में पिछड़े हैं उन्हें सबको बराबर का दर्जा दिया गया। तो यहां की सरकार की जो है गैर लापरवाही, ठीक ना, लापरवाही थी और उन्होंने पिछड़े वर्गों का अनदेखा कर दिया और सिहलियों के उत्थान में और सिर्फ सिहली समर्थक क्या किए, कानून बनाए, जिससे तमिल भाषी और सिहली भाषियों के बीच द्वेष की भावना हो गई। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए, बेल्जियम में बढ़ते आक्रोश को देख वहां के राजनेताओं ने अत्यंत ही स्पष्ट कदम उठाया। उन्होंने देरी नहीं की, एकदम तुरंत एक्शन लिया और क्या कहा कि हमारे देश को हमें टूटने नहीं देना है। तो 1970 से 1993 के बीच उन्होंने क्या किए, 4 संशोधन किए, जिस कारण जो पिछड़ा एवं बहुसंख्यक, देखिए जो डच था वो क्या था, बहुसंख्यक था, यानी अधिक जनसंख्या में था।
आइए, तो जिस कारण क्या था, जो पिछड़ा था और बहुसंख्यक कौन था, डच था। डच पिछड़ा भी था और बहुसंख्यक भी था, अधिक जनसंख्या में था। वहीं क्या था, जो अल्पसंख्यक कौन थे, जर्मन भाषी, लेकिन क्या थे, वो समृद्ध थे, यानी वो धनी थे। उन लोगों के बीच क्या है, सद्भाव स्थापित हुआ और राज्य की स्थिति पुनः से शांतिपूर्ण हो गई। मतलब क्या हुआ, वहां के सरकार ने 1970 से 93 के बीच 4 संशोधन किए, जिससे वहां के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच सद्भावना उत्पन्न हो गई और राज्य शांतिपूर्ण कार्य करने लगा। आगे चलते हैं। श्रीलंका के सरकार ने तमिल भाषियों के साथ भेदभाव किया। किसके साथ, तमिल भाषियों के साथ, और सिहलियों को विशेषाधिकार प्रदान किए, जिस कारण क्या हुआ, उन दोनों के बीच द्वेष उत्पन्न हुआ और उत्तरी श्रीलंका को आजाद करने का आंदोलन शुरू हो गया। देखिएगा, ये मान लीजिए श्रीलंका है, तो ये उत्तरी श्रीलंका जो था, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, तो ये उत्तरी श्रीलंका जो था, यहां पे तमिल भाषी ज्यादा थे, तो वो चाहते थे कि इसको अलग देश बना दिया जाए। और ऐसा द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहां के सरकार ने तमिल भाषियों के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उत्तरी श्रीलंका को आजाद करने का आंदोलन शुरू हो गया। इस तरह वहां की परिस्थिति अत्यंत भयावह हो गई और उपरोक्त दोनों उदाहरणों से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि सत्ता में सभी वर्गों का समावेश कितना आवश्यक है। समझ रहे हैं कि सत्ता में हर एक वर्ग का क्या होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ताकि वो राष्ट्र क्या है, छोटे भागों में टूटे ना और क्या हो, अच्छा राष्ट्र बन के आए। सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व ये क्या है, स्वयं के पहचान की चेतना। अगर आप राष्ट्र से ज्यादा अपने आप को महत्व देंगे तो क्या होगा, यहां भी विभेद होगा। देखिए, अपनी पहचान के प्रति आग्रह एवं दूसरों के लिए दुराग्रह, मतलब आप खुद को क्या कहें, अच्छा कहेंगे और दूसरों को खराब कहेंगे तो क्या होगा, यह सामाजिक विभेद को पैदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रवादी भावना की कभी सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया, इसको काट लीजिएगा, कमी हो जाएगा। राष्ट्रवादी भावना की कमी एवं क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म आदि भावनाओं का उदय। जब आप अपने आप को क्या होगा, खुद का पहचान बढ़ाना चाहिएगा, तो क्या होगा, राष्ट्र का पहचान आप कम दीजिएगा, उसको महत्व कम दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां क्षेत्रवाद और जाति धर्म के भावना का उदय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। अब जैसे हम बताएं, लास्ट कुछ समय पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे राजनेता आपको बरगलाते हैं जाति धर्म के नाम पर, वही कहा जा रहा है कि राष्ट्र हित में निर्णय ना लेकर सामुदायिक हित में निर्णय लेना, ये क्या है, एक तरह से विभेद को निर्धारित करता है। राष्ट्र हित से ज्यादा सामुदायिक हित को की अभिलाषा, मतलब राष्ट्र का जो हित है उसको छोड़ करके आप किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं ताकि आपको अच्छा वोट मिले। अगला, सरकार की मांगों के प्रति चेतना। अभी जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि श्रीलंका में जो पिछड़े वर्ग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनकी मांगों को ठुकरा दिया सरकार, जिस कारण श्रीलंका टूटने के कगार पे आ चुका था। सरकार द्वारा उचित मांगों को नजरअंदाज करना, मतलब क्या कि सरकार जो है, जो जायज मांग है उससे अगर नहीं मानेगी तो वहां के लोगों में द्वेष उत्पन्न होगा। राष्ट्रीय एकता के नाम पर अल्पसंख्यकों की मांगों को नजरअंदाज करना, मतलब क्या होता है, कभी कभी सरकार जो होती है वो क्या करती है, कहती है कि राष्ट्र की एकता के चलते हम अल्पसंख्यकों को अत्यधिक क्या कर सकते हैं, उनके जो मांग है उसे नहीं दे सकते हैं, तो उससे भी क्या है, जो है सामाजिक विभेद उत्पन्न होगा। ठीक है, आइए अब कुछ प्रमुख राजनीतिक शब्द हैं, जो राजनीतिक शब्द हैं। क्या है, राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या होता है कि किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के बीच अपने धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र और सभ्यता के आधार पर से उठकर जब उस भूभाग या राज्य के प्रति बलिदान एवं त्याग की भावना की जागृति होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। समझिए, जब आप क्षेत्र, लिंग, जाति, इन सब चीजों से उठ करके अपने देश के लिए अत्याधिक भावना, अत्याधिक चेतना रखिएगा, तो ये क्या होगा, ये राष्ट्रवाद होगा। मतलब आप अपने
राज्य अपने जाति को छोड़ करके अपने भारत देश के लिए ज्यादा भावना रखिएगा तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, आइए क्षेत्रवाद क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जब आप राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं रख रहे हैं बल्कि अपने जाति, अपने क्षेत्र, अपने भाषा के प्रति भावना रख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रवाद कहलाएगा। और ये क्षेत्रवाद जो है इस राष्ट्रवाद के लिए क्या है, हानिकारक है, यानी इसको चोट पहुंचा सकता है। कौन, आपका जो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है, जब किसी राज्य में रहने वाले कुछ समुदाय या लोगों में अपनी भाषा, सभ्यता, क्षेत्र आदि के लिए चेतना अत्यधिक हो जाए तो यह क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक है। यह विचार वहां के लोगों में उपस्थित सद्भाव की हत्या कर अशांति का कारण बनता है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्षेत्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो समझते हैं कि क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद क्या हुआ आपका कि किसी क्षेत्र को ज्यादा अहमियत देना राष्ट्र से, और राष्ट्रवाद क्या हुआ, किसी क्षेत्र और जाति से उठ करके राष्ट्र को ज्यादा अहमियत देना। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह के रोचक तथ्यों को जानते रहें जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहें।